अभी आप लोग अपने गोत्र को देख लीजिए। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, ब्राह्मण। अयोध्या के जितने क्षत्रिय हैं सबका गोत्र भारद्वाज। मुजफ्फरनगर की तरफ जाटों का गोत्र भारद्वाज। आपके यमुनानगर में सैनी का गोत्र भारद्वाज। ऐसे गोत्र वाइज उठा के देख लीजिए, आपको कश्यप गोत्र के लोग सारे वर्ण में मिलेंगे, भारद्वाज गोत्र के लोग सारे वर्ण में मिलेंगे, आपको गौतम गोत्र के लोग सब मिलेंगे। वैश्य में एक जो कास्ट यूज करते हैं गर्ग, वो गर्ग ऋषि थे, और गर्ग गोत्र ब्राह्मणों का भी है, गर्ग वैश्य में भी पाए जाते हैं, गर्ग क्षत्रिय भी होते हैं। ये जो सामाजिक कुरीतियां आई हैं, इनको हल करना है तो हमें फिर से अपने जड़ पे जाना पड़ेगा, और जड़ हमारी ये है, हमें फिर से अपने गोत्र व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। ये जो जाति वाला लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मानते हैं नहीं मानते? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो गोत्र कश्मीर में है वही गोत्र हरियाणा में है, वही गोत्र उत्तर प्रदेश में है, वही गोत्र केरल में है। इसका मतलब अगर हम फिर से अपनी पुरानी गोत्र व्यवस्था को अपना लें तो पूरे भारत से क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। जो गोत्र ब्राह्मण का वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही पासवान का, वही सैनिक का, वही दलित का, वही जाट का, वही गुर्जर का, यानी गोत्र व्यवस्था अपना ले तो जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। जो गोत्र हिंदी बोलने वाले का वही मराठी बोलने वाले का, वही गुजराती बोलने वाले का, वही बंगाली बोलने वाले का, वही तमिल बोलने वाले का, वही मलयालम बोलने वाले का। ये भारद्वाज, अत्रि, गौतम, गर्ग, ये सब केरल में भी पाए जाते हैं। भाषा अलग है, गोत्र कॉमन है। यानी हम फिर से अपनी गोत्र व्यवस्था पे चले जाएं तो अगले 20-25 साल के अंदर अंदर क्षेत्रवाद भी खत्म हो जाएगा। आज से हमारे घर में जो नौनिहाल पैदा हो रहे हैं, अगर हम उनका गोत्र लगाना शुरू कर दें तो जब ये नौनिहाल 20-25 साल के होंगे, यानी 2040, 2045, उस समय भारत एक ऐसा भारत होगा जो जातियों के आधार पर बटा नहीं होगा बल्कि गोत्र के आधार पर जुड़ा होगा। आज की डेट में भारत में 10,000 जातियां उपजातियां हैं, तो एक तरीके से सनातन धर्म लगभग 10,000 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, जबकि टोटल गोत्र हैं 100। अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग गोत्र लगाना शुरू कर दें, 25 साल के अंदर अंदर भारत जो 10,000 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है वो 100 गोत्र के अंदर जुड़ जाएगा। और हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि विवाह करते समय क्या देखना है, सगोत्री सपिंडी। क्यों सेठिया जी? यही लिखा हुआ है, हमारे कानून में लिखा हुआ है, हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि विवाह सगोत्री नहीं करना है। अब इसका फायदा जरा सोचिए, गोत्र का कितना बढ़िया फायदा होगा। अभी हम जब विवाह करते हैं तो लड़का या लड़की अपने में लाने की कोशिश करते हैं, तो 10,000 जातियों में से हम यह सोचते हैं कि भैया हमें इन 5 जातियों में लड़का या लड़की की शादी करना है, या 10 में करना है, या 20 में करना है। मतलब 10,000 का आपके पास ऑप्शन है, उसमें से आप 50 में ढूंढ रहे। गोत्र लगाते इसका उल्टा हो जाएगा, अपने गोत्र में नहीं करना, बाकी 99 गोत्र खुले हुए। आप समझ रहे हैं ना? अभी मैं ब्राह्मण हूं तो शादी करना है तो मैं देखूंगा भाई ब्राह्मण में करना है, बस क्षत्रिय में नहीं करना, जाट में नहीं करना, गुर्जर में नहीं करना, जिंदल में नहीं करना, बिंदल में नहीं करना, इसमें नहीं करना, श्रीवास्तव में नहीं करना, कायस्थ में नहीं करना, इसमें सब में नहीं करना। जैसे इसका उल्टा हुआ रिवर्स, गोत्रवत व्यवस्था, मैं भारद्वाज हूं तो केवल भारद्वाज में नहीं करूंगा, बाकी 99 में कर सकता हूं। वो बाकी 99 गोत्र चाहे केरल में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हरियाणा के हिसार में हो, कहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सामाजिक समरसता लाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है अगर हम ग्रेजुअली धीरे 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 अपने जातिवत हटा से गोत्र पे चले जाएं। अगर आप सोचते हैं कि गोत्र पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको नहीं भी पता तो 100 ऋषियों के बारे में पढ़ लीजिए, और जो ऋषि अच्छा लगे अपने बच्चे के नाम के साथ वही गोत्र लगा दीजिए। कोई कॉपीराइट थोड़ी है, लेकिन सामान्यतया मैं इसको धन्यवाद दूंगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के पिताजी को या उनके पूर्वजों को। पाकिस्तान छोड़ा,
भाग के गए, लंदन में बसे, लेकिन न अपना धर्म छोड़ा, न अपना गोत्र छोड़ा। महर्षि सुनक एक बहुत बड़े ऋषि थे और उनके पिताजी ने महर्षि सुनक के नाम पे अपने बेटे का नाम ही रख दिया ऋषि सुनक। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान से छोड़ के गए, लेकिन न गोत्र छोड़ा न धर्म छोड़ा। और जहां तक और गोत्र पता करने की बात है कैसे है, तो सामान्यतया जिन ऋषियों का जहां पे आश्रम था उसके 100-150 किलोमीटर के एरिया में ज्यादातर वही लोग गोत्र लगाते थे। जैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में था, तो सामान्यतया 200 किलोमीटर के एरिया में ज्यादातर लोग भारद्वाज हो गए। आपके मुदगल ऋषि का आश्रम पंजाब में था, तो इसलिए पंजाब के ज्यादातर लोग मुदगल हो गए। कश्यप ऋषि का आश्रम आपके यहां पे था, यमुनानगर के आसपास, तो इसलिए आपके इस वाले बेल्ट के लोग ज्यादातर कश्यप हो गए। मैं रिसर्च कर रहा था, 21 ऋषियों का आश्रम जिनके नाम पे गोत्र चलते हैं, टोटल 100 ऋषियों के नाम पे गोत्र चलते हैं। आप जरा सोचिए, उसमें से 21 ऋषि आपके 200 किलोमीटर के एरिया में उनका आश्रम था। कितनी पवित्र भूमि है हरियाणा, और इसीलिए इसको कहते थे हरियाणा, हरियाणम, जहां हरि का वास हो। ऋषि अगस्त का आश्रम हरियाणम, विश्वामित्र का आश्रम हरियाणा में, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हरियाणा में, ऋषि ययाति का आश्रम हरियाणा में, वेद व्यास जी का आश्रम हरियाणा में, महर्षि दधीच का आश्रम हरियाणा में, महर्षि मार्कंडेय का आश्रम हरियाणा में, अंबाला के पास चैतन्य महाप्रभु का आश्रम हरियाणा में, चमन ऋषि का आश्रम हरियाणा में, पिपलाद ऋषि का आश्रम हरियाणा में, पराशर ऋषि का आश्रम हरियाणा में, गौतम ऋषि का आश्रम हरियाणा में, बाबा मस्तनाथ का आश्रम बाबा चौरंगीनाथ, ये तो बाद में आए हुए हैं, महर्षि जमदग्नि का आश्रम हरियाणा में, महर्षि दुर्वासा का आश्रम हरियाणा में, महर्षि कौशिक का आश्रम हरियाणा में, महर्षि सांडिल्य का आश्रम हरियाणा में, महर्षि गर्ग का आश्रम हरियाणा में, महर्षि भार्गव का आश्रम हरियाणा में। टोटल 100 ऋषियों के नाम पे गोत्र चलता है, उसका 20 यानी 20% ऋषि आपके इसी 200 किलोमीटर के एरिया में रहते थे। और हम आज जाट और गुजर लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, कितनी समृद्ध परंपरा। 100 में से 20 ऋषि हरियाणा में, अगर हम सारे अपने ऋषियों के नाम पे लगाना शुरू कर लें, तो ये जो चलता है ना कभी कभी, खासतौर पे इलेक्शन के टाइम में, जाट गुजर, जाट लैंड, ये लैंड वो लैंड, ये मीडिया वालों ने जो नाम दे दिया ये तो जाट लैंड है। अरे भैया, ऋषियों की लैंड है ये मीडिया वालों को पता ही नहीं है। हरियाणा ऋषियों की भूमि है, ये जाट लैंड नहीं, ये ऋषि भूमि है, ये ऋषि लैंड है। लेकिन ये तो बाद में हमें नए नए तरीके से छोड़ दिए गए। उत्तर हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, ये तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, जो नाम अपभ्रंश हो गया था दोबारा इसको ठीक कर दिया। आपका ये गुरुग्राम बन गया। द्रोणाचार्य जी का आश्रम था। सारे इसी अरावली की पहाड़ी पे लोग बताते हैं कि अभिमन्यु युधिष्ठिर सब यहीं पढ़ाई किया करते थे। मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत में सबसे पहले तो, और खासतौर पे हरियाणा की सरकार, चूंकि माननीय पवन जिंदल जी बैठे हैं, कभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो तो उनसे जरूर कहिए कि महर्षि दयानंद जी की लिखित संस्कार विधि, जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन है, इसको सिलेबस में शामिल करें। वो रामचरितमानस, भगवत गीता और वाल्मीकि जी के रामायण को सिलेबस में शामिल करें। इसका मैं कानूनी उपाय भी बता दे रहा हूं। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, और आपके हरियाणा में भी 3 भाषा पढ़ाई जा रही होगी बच्चों को। एक इंग्लिश पढ़ाते होंगे, एक संस्कृत पढ़ाते होंगे, एक हिंदी पढ़ाते होंगे। 8वीं तक 3 भाषा पढ़ाना मैंडेटरी है एज पर आर्टिकल 344। अब जब 3 भाषा पढ़ा ही रहे, तो इंग्लिश में ये प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सुकरात क्यों पढ़ा रहे हैं, और फालतू फालतू क्यों पढ़ा रहे हैं? भगवत गीता का बढ़िया ट्रांसलेटेड वर्जन इंग्लिश में उपलब्ध है, और भगवत गीता यहीं पे बनी है, कुरुक्षेत्र में बनी है। मुझे लगता है हरियाणा सरकार को इस मामले में देश को एक नई दिशा दिखाना चाहिए, और भगवत गीता को प्राइमरी और जूनियर में शामिल कर लेना चाहिए। कोई अगर पीआईएल करेगा, कोई कहेगा सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है, कोई सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, इंग्लिश की बजाय भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। भगवत गीता किसी को किसी खिलाफ नफरत नहीं सिखाती। भगवत गीता किसी के खिलाफ
द्वेष नहीं सिखाता। भगवत गीता महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं सिखाता। संविधान के प्रियम्बल में जो शब्द लिखे हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, भगवत गीता ये सब सिखाती है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है आप इंग्लिश के किताब के बजाय भगवत गीता सिखाए पढ़ा दीजिए। संविधान कहता है हिंदी पढ़ाओ, हिंदी में प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ाना? तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया आपको रामचरितमानस लिख के दिया है, बढ़िया उसमें व्याकरण भी है, बढ़िया अलंकार भी है, सब कुछ है। आप शुरू करिए, 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय में बालकांड से शुरू करके लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड तक 7वीं तक बच्चा पढ़ेगा आराम से। इंग्लिश में, हिंदी में कोई और प्राइवेट किताब पढ़ाने की बजाय रामायण को लगा दीजिए। 7वीं पास करते करते बच्चा रामचरितमानस सीख जाएगा, हिंदी भाषा भी सीख लेगा। और रामचरितमानस में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष सिखाया गया है क्या? रामचरितमानस में वही बातें सिखाई गई हैं जो संविधान के प्रियम्बल में है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। संविधान कहता है तीसरी भाषा संस्कृत पढ़ाओ, और पढ़ाई जाती भी होगी, आप सबने पढ़ा भी होगा, प्राइमरी जूनियर में पढ़ा होगा, आज भी प्राइमरी जूनियर में पढ़ाई जाती है। कोई सा स्कूल है, पढ़ाना मैंडेटरी है। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने इतना बढ़िया महाकाव्य दिया हुआ है, उसको लगा दीजिए, एक एक अध्याय पढ़ाते जाइए, 7वीं तक 7 अध्याय पढ़ लेगा। संस्कृत का ज्ञान भी हो जाएगा, व्याकरण का ज्ञान भी हो जाएगा, राम के चरित्र को भी पढ़ लेगा, दशरथ के चरित्र को भी समझेगा, लक्ष्मण भरत के चरित्र को भी समझेगा, भाई कैसे प्रेम से रहते हैं उसको भी सीखेगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए वो भी सीखेगा, दलितों के साथ कैसे रहना चाहिए, माता सबरी के साथ कैसे प्रेम से रहना चाहिए, सब कुछ बच्चा सीख लेगा। छुआछूत की भावना खत्म होगी। और वास्तव में अगर हमने ये लगा दिया तो 8वीं पास होते होते बच्चा सीख जाएगा कि धर्म की जय कैसे होती है, अधर्म का नाश कैसे होता है, प्राणियों में सद्भावना कैसे होती है और विश्व का कल्याण कैसे होता है।